है ना, वो हमसे झूठ बोल रहा है, हमें बेवकूफ बना रहा है। American Hair Loss Association estimates at least 80 million men and women in the U.S. are currently experiencing some type of hair loss. Hello, welcome to Medical Dialogues. I'm Roshni Dhar. Let's look at today's topic. Does consumption of milk and milk products lead to breast cancer? Well, You're actually hearing the vibration of the sun. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार और आज मैं ये YouTube पे अपनी फर्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि इसमें आप जान सकते हैं कि अगर कोई आदमी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा क्लेम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या कोई इंडिविजुअल ये कह रहा है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होती है, मतलब सच का पता लगाना एक्चुअली, ठीक है। आपको न्यूज़ आप बहुत सुनते होंगे, ठीक है। अगर कोई आपको इसमें लगता है कि बहुत बड़ा क्लेम किया जा रहा है, ठीक है, तो आपको उस पर दोस्तों मतलब अंधाधुंध यकीन नहीं कर लेना है, आपको उसकी थोड़ी रिसर्च करनी है। लेकिन आज मैं आपको केवल एक टॉपिक के ज़रिए आपको समझाऊंगा कि आप सच को कैसे तलाश कर सकते हैं, सच को कैसे जान सकते हैं कि सच क्या है। आज मैं जो टॉपिक लूँगा वो आप एक हेल्थ रिलेटेड उठा लो, क्योंकि एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में कि ये चीज़ खाओ इससे आपकी हेल्थ को फ़ायदा होगा, ये चीज़ मत खाओ इससे नुकसान होगा, आप ये करो इससे फ़ायदा होगा। ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा हेल्थ प्रोडक्ट्स में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, ठीक है, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े क्लेम किए जाते हैं। आपको एक रिसर्च करने का एक तरीका बताऊंगा कि इस तरीके से अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप सच तक पहुंच सकते हैं। तो रेगुलरली रिसर्च करते हैं किसी मैटर को लेकर के, तो आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा मैक्सिमम। तो उसके ज़रिए आप जान सकते हो कि सच क्या है। तो दोस्तों पहला स्टेप आता है हाउ टू रिसर्च साइंटिफिकली। आप साइंटिफिकली रिसर्च कैसे कर सकते हैं किसी टॉपिक के लेकर के। अब दोस्तों इंटरनेट बड़ी कमाल की चीज़ है। इंटरनेट पे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग सकती है। आप इनफैक्ट हार्ट सर्जरी से लेकर के, मैकेनिकल हैक से लेकर के और सुई से लेकर के स्पेस रॉकेट तक कैसे बनाया जाता है ये भी आप जान सकते हो। हाँ, ये भी आप जान सकते हो दोस्तों, सीरियसली। लेकिन और दूसरी तरफ इंटरनेट पे कुछ इतनी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशंस मौजूद है। जैसे कि मैं एक उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि एक न्यूज़ आर्टिकल में आया था कि दूध पीने से कैंसर होता है। अब एक्चुअली अगर आप उस टॉपिक को क्लिक करोगे, उस पर आप देखोगे, आप ऑनलाइन अगर न्यूज़ को देख रहे हो, उस पर क्लिक किया आपने, उसकी डिटेल में जा रहे हो और देख रहे हो कि लास्ट में जाके कुछ और ही निकलता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा, कुछ साल पहले एक सोशल मीडिया पे, इनफैक्ट न्यूज़ चैनल में भी आ गया था कि नासा के वैज्ञानिकों ने कंफर्म किया है कि सूरज से जो है ना ओम की आवाज़ निकलती। तो ये तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि हम कोशिश करते ही नहीं है सच को जानने की। जो न्यूज़ में आता है हम उनको मान लेते हैं। अगर वो हमने झूठ एक से अगर किसी दूसरे इंसान को ही बता दिया तो वो समझो कि हम उस झूठ को खुद फैलाने में साथ दे रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अब पहला स्टेप आता है सच को जानने का कि व्हाट्स द एजेंडा। उसका एजेंडा क्या है। सपोज करो हम ये हेल्थ टॉपिक की बात कर रहे थे, अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को लेकर के कोई दावा कर रही है कि हमारे प्रोडक्ट को खाने से ये फ़ायदा हो जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलेगा वेट लूज प्रोडक्ट में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, हेयर लॉस प्रोडक्ट्स में। इनको इतना बड़ा चढ़ा के बोला जाता है कि काफ़ी सारे लोगों को मालूम ही नहीं होता कि हमें सही से कौन सा ट्रीटमेंट लेना है, कौन सा नहीं। वो बस ऐड देख के और वो कुछ प्राइसेस को देख करके कि हाँ ये हमारे बजट में आ रहा है, ये बहुत कम इसका प्राइस है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आपको नहीं मालूम होता है कि वो कई बार वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही फेक होता है। आपको फ़ायदा तो छोड़ो, कई बार नुकसान भी हो सकता है। दूसरी इसमें चीज़ आती है दोस्तों कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपको वो जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसका सोर्स क्या है। फिर आप देखिए उस सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू उनकी वेबसाइट पे जाके देखिए कि ये जो क्लेम किया गया है उसका सोर्स क्या है। मतलब अगर वो उसने सपोज करो उन्होंने कोई प्रोडक्ट बोला कि मेरे प्रोडक्ट में ये इंग्रेडिएंट डाला हुआ है, तो वो प्रोडक्ट जो है वो सर्टिफाइड है क्या कहीं से। अगर किसी ने उसको सर्टिफाइड किया भी है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी क्रेडिबल है उसके सर्टिफिकेट के ऊपर यकीन मान सके। और या फिर ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि वो कंपनी बोल रही है कि ये हमने इसमें ये इंग्रेडिएंट डाले हैं और हम आपको ये बात बोल रहे हैं तो आप ये मान लो, केवल इतना काफ़ी नहीं होता है मानने के लिए। तीसरी चीज़ इसमें आती है दोस्तों एनेक्डोट्स। एनेक्डोट क्या होता है कि किसी का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस,
सपोज करो कोई आदमी कह रहा है वो किसी को ऐसे लीवर में प्रॉब्लम है, वो कह रहा है कि मुझे खाया पिया नहीं लगता है, मुझे पचता नहीं है, ठीक है, मुझे गैस रहती है, या मेरे को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब एनेक्डोट्स क्या होता है दोस्तों, वहीं पे एक आदमी होगा और वो आपको क्या बोलेगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएगा। वो बोलेगा कि मुझे भी यही सेम प्रॉब्लम थी और ये सेम प्रॉब्लम को लेकर के मैं कई डॉक्टरों के पास गया लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अचानक मुझे एक दिन एक बाबा जी मिले और बाबा जी ने मुझे एक बूटी दी और वो बाबा जी की बूटी मैंने खाई रोज़। उन्होंने बोला था कि रोज़ इसको खाली पेट लो। अब मैंने रोज़ खाली पेट वो बाबा जी की बूटी ली और देखो मैं शक्तिमान हो गया। और ये एक्सपेक्ट भी यही करता है आपसे कि आप विश्वास करोगे और फिर आप भी वही बाबा जी की बूटी लोगे, फिर आपको बोलेगा कि तुम भी ये बाबा जी की बूटी लो और देखो तुम भी शक्तिमान हो जाओगे। तो दोस्तों हमें इस चीज़ से बचना है। ये केवल उसका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और वो किस वजह से उसको फ़ायदा हुआ ये भी आप नहीं कह सकते। हो सकता है कि ये एक्चुअल में उसको वो प्रॉब्लम ही ना हो, या हो सकता है कि वो जो अगर वो ठीक भी हुआ है तो वो किसी दवाई के कारण नहीं, एक प्लेसिबो इफेक्ट के कारण ठीक हो गया हो। प्लेसिबो इफेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है, सपोज करो आप कोई दवाई ले रहे हो, वो दवाई नहीं है एक्चुअली। अगर आप 100% यकीन मान रहे हो कि ये दवाई एकदम सही है, उस बाबा जी के ऊपर आपने पूरा यकीन कर लिया 100% कि हाँ ये दवाई मैं खाऊंगा ये ठीक हो जाएगी, मैं इससे ठीक हो जाऊंगा। अब वो चीज़ आपके दिमाग में काम कर रही है, वो प्लेसिबो इफेक्ट आपके दिमाग में काम कर रहा है। एक्चुअल में वो दवाई आपके पेट के अंदर जाके काम नहीं कर रही है, आपको प्लेसिबो इफेक्ट काम कर रहा है और कुछ हद तक वो आप उससे ठीक भी हो जाते हो। तो ये एक्चुअली हमारा दिमाग के अंदर स्टोर हो गया है कि हमें 100% यकीन है और वो दिमाग हमारी बॉडी को कमांड भेजता है और हमारी बॉडी ठीक भी होने लगती है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये प्लेसिबो इफेक्ट आपके ऊपर भी काम करे। इससे अगली चीज़ आती है दोस्तों अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी का मतलब होता है दोस्तों जो उस फील्ड का जो एक्सपर्ट हो, जिसकी क्वालिफिकेशन हो, उसमें एक्सपर्टीज़ हो। अब आप डॉक्टर के पास गए हो, एक तो आपको एक नॉर्मल इंसान एक सलाह दे रहा है कि हाँ मैंने ये दवाई ली और मैं इसके खाने से ठीक हो गया, और यही सलाह एक आपको क्वालिफाइड डॉक्टर दे रहा है, तो आप किसकी बात पे यकीन करोगे? ऑब्वियसली आप डॉक्टर की बात पे यकीन करोगे। अब वो डॉक्टर की बात पे जो आप यकीन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसमें एक्सपर्टीज़ है, उसकी क्वालिफिकेशंस है। लेकिन दोस्तों हम इसमें भी कई बार गलती कर देते हैं। हमें यही नहीं मालूम होता हम किस एक्सपर्ट के पास हमें जाना है। अब एक डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं, अब लेकिन हमें प्रॉब्लम है लीवर की, लेकिन हम डॉक्टर किसके पास गए? आँख और कान के डॉक्टर के पास। क्या वो हमें 100% सही सलाह दे पाएगा? अब दोस्तों इसका भी मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। इसका उदाहरण देता हूँ आपको सुब्रमण्यम स्वामी। आप जानते होंगे, ये काफ़ी जाना माना नाम है और काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियन है। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से PhD की है, डॉक्टरेट की है, ये इकोनॉमिस्ट भी हैं। IIT दिल्ली में ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं। काफ़ी इंटेलेक्चुअल, काफ़ी एजुकेटेड आदमी हैं ये। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको इनकी एक स्टेटमेंट बताता हूँ। इन्होंने 2012 में स्टेटमेंट दिया था कि 2017 में ₹1 $1 के बराबर हो जाएगा। अब इस पे आप यकीन मान सकते हो क्या? तो दोस्तों ये एक उदाहरण दिया मैंने आपका, हमें कम से कम एक एक्सपर्ट के ऊपर हमें यकीन नहीं करना होता। अब हम हेल्थ के टॉपिक पर अगर दोबारा आए तो सपोज करो हम जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं और वो डॉक्टर हमें 100% नहीं ठीक कर पा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? और बड़े डॉक्टर को या और डॉक्टर्स को या डॉक्टर के एक पैनल को, पूरे बड़े डॉक्टर के पैनल को हम दिखाएं, उसमें काफ़ी सारे डॉक्टर्स हों और वो हमारी रिपोर्ट्स को देखें, हमारी बीमारी के बारे में देखें, तो फिर वो हमें जो सलाह देंगे वो हमारे लिए बेस्ट होगी। इसको बोलते हैं दोस्तों साइंटिफिक कंसेंसस। साइंटिफिक कंसेंसस क्या होता है दोस्तों? ये एक एक्सपर्ट का पूरा एक पैनल होता है जिसके ऊपर रिसर्च की गई हुई होती है, जिसमें कि सपोज करो कम से कम 100 लोग रहते हैं। अब 100 लोगों से उन सब लोगों ने रिसर्च की है इस मैटर के ऊपर, और उन सब 100 लोगों से हम ओपिनियन ले रहे हैं, उनका ओपिनियन क्या है। अब सपोज करो साइंटिफिक कंसेंसस, एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ एनवायरनमेंट के बारे में। US में एनवायरनमेंट के ऊपर एक साइंटिफिक कंसेंसस लिया गया जिसका साइंटिफिक कंसेंसस था 97%। मतलब 97% साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इंसानों के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और इसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इस पे 97% साइंटिस्ट यकीन करते हैं। एक और साइंटिफिक कंसेंसस आपको दिखाता हूँ दोस्तों, एक और एग्जांपल के लिए। अब ह्यूमन एवोल्यूशन, ये भी US में किया गया एक एक्सपेरिमेंट था, तो उसमें भी 98% साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हाँ ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ था और वो ऐसे ही हुआ था जो ये हम पढ़ते आ रहे हैं, डार्विन की थ्योरी।
अब दोस्तों इसमें भी 2% आपको साइंटिस्ट मिल गए ऐसे कि वो एवोल्यूशन की थ्योरी को एक्चुअली में ऐसा नहीं मानते, क्योंकि वो वही सेम अभी आ गया सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग यहाँ पे भी आपको मिलेंगे कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे हुआ था, नहीं ये ऐसे नहीं, मतलब या तो वो अपनी अटेंशन गेन करने के लिए करते हैं ऐसा, या इसके और भी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, ये क्यों नहीं होता। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 100% आपको कभी भी वोट नहीं मिल पाएंगे, लेकिन 70 to 80% अगर किसी चीज़ में साइंटिफिक कंसेंसस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो उसके ऊपर आप यकीन कर सकते हो। तो आम लोगों से पूछा गया कि आप एवोल्यूशन को कैसे मानते हो, तो उसमें 65% लोग यकीन करते हैं कि हाँ एवोल्यूशन की थ्योरी सच है, और जो हमने पढ़ा है जो डार्विन की थ्योरी वो एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ था। अब दोस्तों ध्यान रखना है, मैं यूएस की बात कर रहा हूँ। अगर यही साइंटिफिक कंसेंसस अगर इंडिया में करवाया जाए तो वैज्ञानिक तो हो सकते हैं 98 के 99% भी ऐसे मिल जाए, लेकिन आम लोगों से आप पूछोगे तो वो अगर 10 से 15% भी हो तो उसमें कोई भी ताज्जुब करने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आज के टाइम पे आप अपने देश में साइंटिफिक टेम्पर का समझ रहे हो क्या हाल है। और दोस्तों हमें यकीन करना है साइंटिस्ट की बातों पे, ना कि आम लोगों को। आम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है, हाँ, लेकिन आम लोगों से राय ली गई है इसमें भी कि हाँ आप क्या मानते हो, साइंटिस्ट ये मानते हैं, आप क्या मानते हैं। अब दोस्तों और क्या चीज़ होती है साइंटिफिक कंसेंसस में, एक प्रॉब्लम और है कि हर एक चीज़ को लेके आपको साइंटिफिक कंसेंसस नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी जैसे हम हेल्थ टॉपिक की बात कर रहे थे, क्लेम किया जाता है कि गौमूत्र पीने से सब फायदे होते हैं, कैंसर तक ठीक हो जाता है। अगर इसका आप साइंटिफिक कंसेंसस देखेंगे तो इसका साइंटिफिक कंसेंसस में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब इस केस में क्या होगा दोस्तों, अब आपको किसी साइंटिस्ट की किसी इंडिविजुअल रिसर्च को आपको देखना पड़ेगा, उसके डीपली उसके डॉक्यूमेंट्स को खंगालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा उसने रिसर्च क्या की। अगर इंडिविजुअल रिसर्च पेपर अगर आप देखते हैं तो अभी हम चलिए आगे देखते हैं कि हम कितने टाइप के रिसर्च पेपर होते हैं। तो उसमें पहला रिसर्च पेपर होता है दोस्तों इन विट्रो रिसर्च। इन विट्रो रिसर्च क्या होता है दोस्तों, किसी लैब के अंदर किसी पैट्री डिश या किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर किया गया वो टेस्ट। अब ये दोस्तों ध्यान रखना, मैं ये साइंटिफिक कंसेंसस की बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं इंडिविजुअल किसी साइंटिस्ट की रिसर्च के ऊपर आ रहा हूँ, वो किस किस टाइप की रिसर्च करता है। तो ये पहला एक स्टेप होता है इन विट्रो रिसर्च का कि और ये ज़्यादा क्रेडिबल नहीं होता है, बस हाँ ये एक स्टेप होता है कि इसके ये हमने रिसर्च की थी, इसके ये परिणाम निकले हैं, ये ह्यूमन बॉडी के लिए अभी नहीं है। इससे अगला स्टेप होता है दोस्तों इन विवो रिसर्च। इन विवो रिसर्च क्या होती है, ये लिविंग थिंग्स के ऊपर की जाती है, लिविंग थिंग्स। और इसमें ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ उसमें चूहों का इस्तेमाल हम करते हैं, क्योंकि जेनेटिकली चूहे इंसानों के काफ़ी करीब होते हैं। अब दोस्तों इस इन विवो रिसर्च में क्या होता है, हमने लिविंग थिंग्स के ऊपर हमने रिसर्च कर रहे थे, हमने चूहों पर रिसर्च किया, कोई दवाई बना ली और वो उस पर काम भी कर गई। अगर वो उस पर काम भी कर गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100% अभी भी सेफ है ह्यूमंस के लिए। इसके लिए आता है अगला स्टेप। इसके लिए अगला स्टेप क्या आता है, RCT, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। RCT में क्या होता है दोस्तों, इसमें एक 100 लोगों का ग्रुप लिया जाता है और 100 लोगों के ग्रुप को डिवाइड कर दिया जाता है 2 ग्रुप्स में। और इसमें इंसानों की जो कैटेगरी होती है, जो पूरे के पूरे 100 लोग हैं, वो लगभग सब एक जैसे होते हैं, उनकी उम्र लगभग सबकी एक जैसी होती है, उनकी हेल्थ कंडीशन सबकी एक जैसी होती है। और उन 2 लोगों ग्रुप में एक ग्रुप को दी जाती है एक्चुअल वो मेडिसिन जो जिसके ऊपर हमने रिसर्च की, जो बनाई है, और दूसरा जो ग्रुप होता है उसको आप मान लो हम एक फेक मेडिसिन दे रहे हैं। फेक मेडिसिन का मतलब एक कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर हमने कुछ नहीं, एक केवल शुगर हमने डाल दिया है, चीनी केवल वही है, और वो उनको दे रहे हैं। ग्रुप ए जिनको हमने ये दवाई दी थी, एक्चुअल दवाई जो हमने बनाई थी, उनके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आया, उनकी हेल्थ के अंदर कितना इंप्रूवमेंट आया, हम ये देखेंगे रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में। अब हम ये देखेंगे कि अगर इसमें 80 से 90% लोगों के ऊपर ये काम कर रहा है, ठीक है, तो ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ और होगी इसमें, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि प्लेसिबो इफेक्ट। अब दूसरा जो ग्रुप है जो केवल नकली दवाई खा रहा था, उसमें से भी 4-5% ऐसे लोग होंगे जो ठीक होने लग जाएंगे, और वो प्लेसिबो इफेक्ट के कारण हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया इसके बारे में। और लेकिन हाँ, जिनको हमने एक्चुअल मेडिसिन दी, इसमें से 90% लोग कम से कम ठीक होने चाहिए। ये होता है दोस्तों रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों। इसको मेडिकल लाइन में गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, इस रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को, और ये काफ़ी भरोसेमंद होता है। अब दोस्तों इससे अगला एक स्टेप होता है, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक रिव्यू। सिस्टमेटिक रिव्यू में क्या होता है कि हम स्पेसिफिक जिस बीमारी की बात कर रहे थे, उसमें एक डॉक्टर का पैनल्स होता है। उस पैनल में क्या होता है, वो हम जितने भी उस बीमारी को लेकर के स्पेसिफिक जो डिजीज़ है उसके बारे में आज तक कितने रिसर्च हुई है, बेसिकली जितनी पुरानी रिसर्च है कि उन लोगों को क्या क्या मेडिसिन दी गई,
उन लोगों को क्या क्या हेल्थ कंडीशंस थी, वो सब देखा जाता है। तो और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिकल एविडेंसेस होता है दोस्तों, ये काफ़ी भरोसेमंद होता है। इससे आगे तो समझ लो कि क्या ही होगा। तो अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि ये सब सिस्टमेटिक रिव्यू, RCT, ये सब इन विवो इन विट्रो रिसर्च ये आप कहाँ देख सकते हो, क्योंकि इसके लिए काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी वेबसाइट्स हैं इसके बारे। अभी मैं आपको 2 वेबसाइट आपको बता रहा हूँ जहाँ पे आप जाके ये सारी रिसर्च पेपर सब आप देख सकते हो। एक वेबसाइट है दोस्तों पबमेड और दूसरी है रिसर्चगेट। आप इन वेबसाइट पे जाके खुद इन रिसर्च पेपर को देख सकते हो और खुद आप जान सकते हो कि क्या इसका साइंटिफिक कंसेंसस था, क्या सिस्टमेटिक रिव्यू था, क्या RCT था। ये सब जितने मैंने आपको टेस्ट बताए, ये सब उनको आप जाके फिजिकली फॉर्म में उनके सब डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो। अब इनमें एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों कि व्हाट इज़ द सैम्पल साइज। वो सैम्पल साइज क्या था जिसके ऊपर ये रिसर्च की गई। 100 लोगों से ज़्यादा, ये कम से कम 100 लोग या उनसे ज़्यादा लोगों पे अगर ये रिसर्च की गई है तो हमें उस चीज़ पे यकीन मानना चाहिए। तो ये सैम्पल साइज बहुत मैटर करता है दोस्तों। कोरिलेशन इज़ नॉट कॉजेशन, मतलब अगर किसी 2 चीज़ों में कोरिलेशन हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उनका कॉज ऑफ इफेक्ट भी सेम हो। एक ग्राफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये ग्राफ है। ये ग्राफ में पहले लोग 1990 में कितने लोगों ने मास्टर डिग्री ली और 2020 में कितने लोगों ने ली। अब ये ग्राफ आप देखेंगे दोस्तों जिस तरीके से बढ़ रहा है। अब दूसरा ग्राफ और देखना इसके साथ में दोस्तों। दूसरा ग्राफ है कि 1990 में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या था और 2020 में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या था। मतलब इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं होता है कि जिन लोगों ने मास्टर डिग्री की उन लोगों ने मूवी भी जाके देखी। इन दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, और रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन हाँ आपको ये देखना है कि अगर कोई ग्राफ अगर सेम पैटर्न में बढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उनका कॉज ऑफ इफेक्ट भी सेम हो। एक पॉपुलर ग्राफ मैं आपको और बताता हूँ कि समर्स में शार्क अटैक कितने बढ़ जाते हैं बीचेस पे। अब बीचेस पे शार्क अटैक जिस पैटर्न में बढ़ रहे हैं, अब दूसरा आप उसमें पैटर्न देखोगे कि समर्स में आइसक्रीम कितनी बिकती हैं। अब वो भी सेम पैटर्न में आपको दिखाई देगा, लगभग सेम पैटर्न होगा कि शार्क अटैक इतने बढ़ रहे हैं और आइसक्रीम की सेल भी इतनी बढ़ रही है। अब लेकिन इन दोनों का आपस में कहीं से भी ये मतलब नहीं होता है दोस्तों कि आइसक्रीम खाने की वजह से शार्क अटैक हो रहे हैं। इनका कहीं से ये मतलब नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं कोरिलेशन इज़ नॉट कॉजेशन। अब इसमें एक और अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों कि दिस रिसर्च इज़ फंडेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन और सम इंडिविजुअल पर्सन। ये भी हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। जैसे कि आप किसी वेबसाइट पर जाके वो रिसर्च पेपर देख रहे हो, फिर आप क्या करना है, उसको स्क्रॉल डाउन करना, उसके नीचे जाना, आपको लास्ट में उसमें आपको दिखाई देगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन को देना ज़रूरी होता है दोस्तों। ये रूल है, उनको बताना पड़ेगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये इसको फंड किसने किया है, एक्चुअली किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, किसी कंपनी ने किया है, किसने किया है। अगर वो उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अगर आया है नन, किसी ने उसको फंड नहीं किया गया, तो वो भी आप देख सकते हो दोस्तों। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में किसी ने फंड किया है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो इनएप्रोप्रिएट होगी या फिर वो भरोसे लायक रिसर्च नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। वो लेकिन आपको देखना होगा कि किसने ये रिसर्च करवाई है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करवाई है, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने करवाई है, ये रिसर्च किसने करवाई है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब दोस्तों एक और चीज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वो है कन्फर्मेशन बायस। अब कन्फर्मेशन बायस क्या होता है दोस्तों कि मुझे क्या पसंद है, कि मेरा ओपिनियन क्या है। अब मेरा ओपिनियन ये है तो मैं इसी ओपिनियन से रिलेटेड ही रिसर्च पेपर देखूंगा, इसी से रिलेटेड ही मैं डॉक्यूमेंट्स देखूंगा। जो मेरी सोच से मेल नहीं खाएगा तो मैं वो पेपर नहीं देखूंगा या उस पर यकीन नहीं करूंगा। तो ये भी सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों हमारी। आपको निष्पक्ष तरीके से जांच करनी है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये कन्फर्मेशन बायस में बोल रहा हूँ कि अपने आप के ऊपर मैं यकीन ना करूँगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। हो सकता है आप सही हो और हो सकता है आप गलत भी हो, लेकिन आप पहले से एक परसेप्शन मत बनाओ कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, मेरा ओपिनियन ये है। और एक चीज़ और दोस्तों, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ अगर किसी आप इंडिविजुअल साइंटिस्ट की अगर आप रिसर्च देख रहे हो तो आप उसकी बात का भी यकीन मान लो। 100% सही वो भी नहीं हो सकता है और 100% गलत वो भी नहीं हो सकता। तो इसी तरह 100% गलत आप भी नहीं हो सकते और 100% सही भी आप नहीं हो सकते।
और दोस्तों हमें ये भी देखना है कि जो हम रिसर्च डॉक्यूमेंट देख रहे हैं कि वो रिसर्च डॉक्यूमेंट कितना क्रेडिबल है। आप ऐसा नहीं कि किसी भी ऐरे गहरे कोई कंपनी है उसने रिसर्च करवा ली है, आपने उसकी बात पे यकीन मान लिया। अब दोस्तों इससे अगली चीज़ हो जाती है न्यूज़ चैनल या न्यूज़ वेबसाइट एवरी टाइम एग्जैजरेट द थिंग। अब ये जो मिल्क कॉजेज कैंसर की मैं बात कर रहा था, ये न्यूज़ आर्टिकल ही था दोस्तों कि दूध पीने से कैंसर हो जाता है। हिलेरी क्लिंटन अडॉप्ट्स एलियंस बेबी, ये भी आपको एक न्यूज़ आर्टिकल देखा होगा। ऐसे काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ आर्टिकल आएंगे जो कि मतलब सच से कोई मतलब नहीं है उनका। अब मैं जितनी चीज़ें बताई मैंने गौमूत्र के बारे में, मिल्क कॉजेज कैंसर, ये सब कहाँ से आता है? न्यूज़ चैनल से ही आता है ना। ये सब न्यूज़ वाले ही फैलाते हैं, ये सब झूठी न्यूज़ हमेशा न्यूज़ चैनल वाले ही फैलाते हैं। आपको इनके बारे में भी बड़ा ध्यान रखना है दोस्तों कि आप इनसे कैसे बच सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि न्यूज़ वाले भी हर एक चीज़ को ही जो आज यहाँ पे हो रही है हर एक चीज़ को गलत बताएंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उसकी परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो 50% से ज़्यादा फेक न्यूज़ आज के टाइम पे आती हैं। अब दोस्तों मैंने आज की वीडियो में आपको एक फाउंडेशनल नॉलेज दी है जो मैं अपनी लाइफ में भी यूज़ करता हूँ, सेम टेक्निक, और जानता हूँ कि क्या सच है क्या झूठ है। और सच हमारे जीवन में, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था दोस्तों, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अब इस फाउंडेशनल नॉलेज के बाद आप खुद जाके रिसर्च कर सकते हो दोस्तों, खुद जाके देख सकते हो कि क्या क्या रिसर्च पेपर अवेलेबल है क्या नहीं है। आपको थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन आपको सच्चाई ज़रूर आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। ये हमें करना चाहिए, हमें किसी की बात पे भी यकीन नहीं कर लेना चाहिए कि वो हमें ऐसा बोल रहा है तो हमें यकीन कर लेना चाहिए उसकी बात पे, नहीं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था हेल्थ का टॉपिक आज लेकर के आप किस तरीके से रिसर्च कर सकते हो। अब टॉपिक बहुत सारे हो सकते हैं। सपोज करो मैंने बीच में नाम लिया था, एक ये ओम की आवाज़ आती है सूरज से। सूरज से कैसे ये ओम की आवाज़ आएगी? पहली बात तो कोई साउंड सूरज से आता नहीं है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसको साइंटिस्ट ने साउंड में कन्वर्ट किया था, और वो साउंड भी ओम का नहीं था। क्या दोस्तों, जैसे कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में अभी ये मिला है, और ANI क्या होता है, ASI क्या होता है, ये भी सब बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप बताना आप किस टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना, और मैं उनके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि मैं 100% सच आप लोगों के सामने लेके आऊँ। मेरी कोई भी वीडियो आपको मिले वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे तो दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।